Welcome students. Today we are going to start our first video lecture for JEE Mains and Advanced. तो आज हम इसमें सेट्स के बारे में बात करेंगे और फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर जब हम डेफिनेशन लिखें प्रॉपर कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये शब्द है वेल डिफाइंड, इसका क्या मतलब है? वेल डिफाइंड जो वर्ड है इसका मतलब है देयर इज नो एम्बिग्विटी टू इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। मतलब उस सेट में से एलिमेंट्स के निकालने या डालने, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक्टिविटी करने के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी। ठीक है। और इसमें एक और वर्ड आता है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पर एक वर्ड और हमें लिखना है, दैट इज डिस्टिंक्ट। इसका क्या मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि सपोज आपके स्कूल के अंदर अगर मैं ये बोलूं कि कलेक्शन ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, तो क्या ये वेल डिफाइंड है? यस, हमें 10th क्लास के स्टूडेंट्स को कंसिडर करना है। क्या ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात करेगा? यस, हम अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉमा लगा लगा करके लिख देंगे। हम्म लेकिन जब मैं कहता हूं वेल डिफाइंड, तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर तरीके से डिफाइंड हो। मतलब कि अगर मैंने दूसरा एग्जांपल समझते हैं, मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो इंटेलिजेंट किस बेसिस पर? मार्क्स के बेसिस पर, सिंसियरिटी के बेसिस पर, या किसी सब्जेक्ट के बेसिस पर? मतलब किसी सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे किसी एक टीचर के लिए कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो सकता है, किसी दूसरे टीचर के लिए कोई दूसरा स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो सकता है। तो जब हम सेट की बात करते हैं ना, तो वो एक तरीके से यूनिवर्सल बात कर रहे होते हैं कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर आप यहां पर बैठे हैं, या फिर आप चांद पर बैठे हैं, या आप अमेरिका में बैठे हैं, या भारत में बैठे हैं, आप सेट की डेफिनेशन यही बोलेंगे कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि आपके क्लास में 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कलेक्शन, ठीक है, या 11th क्लास के स्टूडेंट्स का कलेक्शन, तो वो आप लिख देंगे सिंपल। मान लो कि मैंने बोला x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये क्या लिखा हमने। यहां पर हमने लिखा है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसके जो रूट है, जो रियल रूट है, वो x यहां पर हमें लिखना है। ठीक है। तो वो सेट की कैटेगरी में आएगा। मान लो कि हमने कुछ लिखा कि x के फॉर्म में लिखें, या तो, या फिर हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, एंड वर्ड जो दिए हुए हैं हमको, वो दिए हुए हैं, सपोज एक दे दिया ट्रिगोनोमेट्री, सपोज एक दूसरा वर्ड हमको दे दिया एल्जेब्रा, सपोज एक थर्ड वर्ड दे दिया हमें कैलकुलस। मतलब 3 डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स दिए, और ये बोला कि इनका जो फर्स्ट लेटर है वो एक सेट बनाएगा। तो बिल्कुल सही बात है कि वो बनाएगा। जैसे यहाँ से आपने टी ले लेना है, यहाँ से ए ले लेना है, यहाँ से सी ले लेना है, राइट। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दोनों सेट जब मैंने लिखे, तो अलग अलग तरीकों से इनको मैंने लिखा। तो इसका मतलब हमें सेट्स के रिप्रेजेंटेशन को भी पढ़ना पड़ेगा। अब सेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। पहला जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज टेबुलर फॉर्म। टेबुलर, इसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं,
जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टेबुलर या टेबल के फॉर्म में एक तरीके से, है ना, रोस्टर फॉर्म। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है दोस्तों, राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, आप लेकिन अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो थोड़ा डिजाइन बना दीजिएगा, और जो मैं बोलता हूँ उस हिसाब से जो लिखा है उसको सिंक कर लीजिए कि क्या लिखने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है जी, अब देखो, सबसे पहला जो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों में फर्क क्या है ये समझते हैं। सेट जो होता है ना, किसी भी चीज के कलेक्शन को बता रहा है डिस्टिंक्ट तरीके से, तो उसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। अच्छा, छोटी क्लास में अभी नई जो एनसीईआरटी आई है उसमें तो इंट्रोड्यूस हो गया है, खैर डिस्क्रिप्टिव मेथड भी एक होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, कि एक सिर्फ लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया। अब लेकिन उसी लैंग्वेज के फॉर्म को अगर एक इस तरीके से दिया जाए कि एक्स सच दैट, ये जो सिंबल है ना ये है सच दैट, और सेट को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर हम दिखाएंगे। ठीक है, तो हमने यहां लिखा एक्स सच दैट रूल ऑन एक्स, मतलब एक तरीके से प्रोटोकॉल या रूल यहां पर डिफाइन किया कि वो किस रूल के तहत आएगा। ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंडीशन बताई गई है कि क्या कंडीशंस फॉलो होगी इस एक्स के ऊपर, और फिर उन एक्स का कलेक्शन यहां पर आपको लिखना है। तो अगर इस तरीके से दिखा गया है तो फिर वो सेट बिल्डर फॉर्म है। लेकिन अगर इसका आउटपुट एक तरीके से लिख दिया गया कि जो अलग अलग एक्स आ रहे थे उनको अगर लिस्ट करके हमने लिख दिया, तो वो हमारा हो चुका है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसमें लिखा जाएगा हमेशा एलिमेंट्स को ए बी, सपोज सी डी ई, जो भी एलिमेंट्स। ठीक है, तो उनको एलिमेंट्स को कोमा कर करके लिस्ट करके लिखा जाएगा, दैट इज द रोस्टर फॉर्म। ओके, तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। अब डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे, देखो अलग अलग टाइप होंगे, फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट होगा, एम्प्टी होगा, सिंगलटन होगा, सेट ऑफ सेट्स, पावर सेट, इक्वलिटी सेट, अलग अलग तरीके की सेट्स की पर्टिकुलर टॉपिक में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में। तो जब हम कहते हैं फाइनाइट, तो फाइनाइट का मतलब क्या है। देखिए, फाइनाइट का मतलब है कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या है, फिक्स हैं, फाइनाइट हैं या फिक्स्ड हैं, लिमिटेड हैं, मतलब एक तरीके से काउंटेबल हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम जेई लेवल तक की बात कर रहे होते हैं ना, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल पे अपने को बहुत ज्यादा नहीं जाना है डिटेल में, क्योंकि जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो काउंटेबल अनकाउंटेबल ये अपने आप में एक डीप लेवल का कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप इतना समझ के चलें कि उनको हम एक तरीके से फिक्स्ड कर रहे हैं, फाइनाइट कर रहे हैं, मतलब वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जा करके खत्म हो जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी वैल्यू हो। ठीक है, तो इन जनरल ये जो होंगे किसी ना किसी एक नंबर पे जा करके एंड हो रहे होंगे। लेकिन अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करें तो इनफाइनाइट सेट जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि वो आखिरी तक चलते रहते हैं, डॉट डॉट डॉट, मतलब वो आखिरी में कहीं खत्म नहीं होंगे, वो डॉट 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 के साथ खत्म होंगे। जैसे अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी तो अपने आप में सेट है, वो सभी काउंटिंग नंबर्स है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ये कभी खत्म होगा क्या, नहीं होगा। होल नंबर, इसमें जीरो भी आ गया, ठीक है, ये कभी खत्म होगा क्या, नहीं होगा। तो ये सभी कैसे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देता कि ए जो है कुछ इस प्रकार है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। अच्छा, ये जो सिंबल है ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब वो वहां से है या नहीं। जैसे अगर मुझे ये कहना है कि x बिलोंग्स टू ए, तो x बिलोंग्स टू ए कहने का मतलब है कि x जो है वो a का मेंबर है। जैसे मैं बोलूं कि आई बिलोंग्स टू राजस्थान, आई बिलोंग्स टू अलवर, तो इसका ये मतलब होगा कि मैं
अलवर का एक मेंबर हूँ, मैं राजस्थान का एक मेंबर हूँ, आई बिलोंग्स टू भारत, मैं भारत का एक मेंबर हूँ, सदस्य हूँ, ठीक है, उसका एक नागरिक हूँ। तो बिलोंग्स का मतलब है कि वो एलिमेंट उस सेट का मेंबर है या नहीं, और डज नॉट बिलोंग्स टू अगर है तो उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होगा, जिसका मतलब है कि वो उसका मेंबर नहीं है। ठीक है, सो this is all about finite and infinite set basically, right? So now next, null set. अच्छा, जैसा नाम से यहां पर पता चल रहा है कि नल सेट, नल सेट का क्या मतलब है जी? नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, तो इसका मतलब होता है खाली, कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात होती है एम्प्टी के बारे में। क्या है इंटरेस्टिंग बात है जी? इसमें से अगर आप ई हटा दो तो भी ये एम्प्टी है, अगर आप इसमें से वाई हटा दो तो भी ये एम्प्टी है, अगर आप इसमें से पी हटा दो तब भी एम्प्टी है, और अगर आप ये सब कुछ हटा दो तो भी एम्प्टी। ठीक है जी, तो एम्प्टी का मतलब है कुछ भी नहीं। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं इस एम्प्टी वाले केस में, आगे चल के बात करेंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, लेकिन एटलीस्ट इतना तो हम समझ पा रहे हैं ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, राइट? कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं, राइट? सो यहां पे देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक सेट है और उसमें एलिमेंट्स है ही नहीं, अच्छा सेट नहीं होना और एलिमेंट 0 होना, मतलब एलिमेंट नहीं होना, दोनों में फर्क है, और एलिमेंट 0 उसके अंदर होना वो भी एक अलग बात है। आप समझ रहे हैं? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक सेट है जिसमें सिर्फ 0 है, या फिर एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, या फिर कोई एक सेट ही नहीं है, तो तीनों अलग अलग बातें हैं। यहां पर जब मैं बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, लेकिन जब मैं यहां पर बोलता हूं तो इसका मतलब है दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ये क्या है आगे पढ़ेंगे हम, सिंगलटन है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ठीक है, और सेट नहीं है तब तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि सेट ही नहीं है वो। तो सेट करना जरूरी है पहले, मतलब सेट होना जरूरी है, तब जा करके हम इस पर बात करते हैं, राइट? अच्छा जी, सिंगलटन, सिंगलटन मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर 0 होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, 1 उसके अंदर हो तो भी सिंगलटन है, लेकिन कुछ और है तब भी सिंगलटन है, 5 इसके अंदर है तब भी सिंगलटन है। लेकिन यहां पर अगर हमने सिर्फ ये लिखा था तो इसका मतलब है ये कुछ और नहीं है बल्कि 5 है, मतलब 5 लिखो या फिर ऐसे लिखो, तो ये मतलब एक तरीके से वॉइड एम्प्टी, आप जो मेंशन करना चाहें वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी जो भी मैं पढ़ा रहा हूं। किसी भी तरीके की अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। बेटा स्पीड फर्स्ट जो लेक्चर है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम आपस में एक दूसरे की जो नॉलेज है उसका लेवल चेक कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे। और वैसे भी जो चैप्टर है ना पहला, या जो फर्स्ट लेक्चर है, अच्छा ऐसा मत समझिएगा कि फर्स्ट लेक्चर अगर हम सेट्स कर रहे हैं तो अगला हम रिलेशन फंक्शन करने वाले हैं, या कुछ भी इस तरीके की चीजें होंगी। एक प्रॉपर पैटर्न जो चलता है एक्चुअल में, कि एक कॉन्सेप्ट जब हमने समझ लिया, कर लिया, तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो उस तरीके का कॉन्सेप्ट उठाया जाएगा जिससे कि पीछे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते चले जाएं, उनका यूजेस भी होता चला जाए, हमको जब रिकैप करना हो रिकैप कर लें, रिकॉल करना है रिकॉल कर लें। ठीक है जी, तो बिल्कुल टेंशन मानने की जरूरत नहीं है। आप पहले लेक्चर के साथ अगर जुड़ गए हैं तो आप बहुत लकी हैं, आप आखिरी के लेक्चर तक जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका रिजल्ट इंक्रीज होगा ही होगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको वीडियो लेक्चर ही नहीं देखना है, सिर्फ अच्छे से देखना है, और साथ के साथ इसका जो असाइनमेंट सेट हम जो अपलोड करते हैं ऐप पे, उसको जरूर देखना है। नहीं ठीक है ना, बिना असाइनमेंट करे, बिना खुद से प्रैक्टिस करे
आप ये सोचो कि सब कुछ हो जाएगा, तो उम्मीद कम है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वल सेट्स। इक्वलिटी ऑफ सेट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ना बेटा, उसमें क्या होता है कि दो सेट अगर इक्वल हैं, एक सेट ए और एक सेट बी, अगर मुझे इनको इक्वल कहना है तो इसका क्या मतलब है? दो सेट इक्वल होने का मतलब यह है कि वो एग्जैक्टली सेम, मतलब उनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है, पहली बात, और जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने से नहीं है, अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर ए कोई सेट है ए बी सी और बी कोई सेट है सपोज पी क्यू आर, तो ये इक्वल है या क्या है? ये इक्वल तो नहीं है। लेकिन क्या इस कॉन्सेप्ट को कुछ और नाम भी दिया जाता है? हाँ दिया जाता है, आगे पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट सेट के बारे में, शायद नेक्स्ट पे ही पढ़ लेंगे, अभी आएगा आगे चल के, उस पे हम पहुंच जाएंगे। इक्विवेलेंट होता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, लेकिन अंदर में एलिमेंट इक्वल हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता हो, तो इक्विवेलेंट होता है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन सेम हो एग्जैक्ट तो इक्वल है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेट दिया आपको ए, दैट इज एल ओ ए वाई, और बी एक सेट दिया आपको कि लेटर ऑफ द वर्ड अलोए। अब सोच के देखो, आप अगर इसको देखोगे ए डबल एल ओ वाई, इसके लेटर्स को जब बनाने जाओगे तो सबसे पहले लिखा सपोज ए, फिर एल लिखा, अब एल दूसरी बार आ रहा है तो आप उसको रिपीट तो कर नहीं सकते हो, फिर ओ और फिर वाई। अब आप सोचो कि ए और बी दोनों के अंदर एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, इधर ए है इधर भी ए है, इधर ओ है इधर ओ है, इधर एल है इधर एल है, इधर वाई है इधर वाई। ठीक है, तो ये है इक्वल सेट्स का कॉन्सेप्ट। नाउ दिस सेट ऑफ सेट्स, जब हम बात करते हैं सेट ऑफ सेट्स की, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेट है। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सेट्स बोल सकते हैं या इसको क्लास ऑफ सेट्स बोल सकते हैं। तो देखिए ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई सेट हमारे पास है ए, तो इसके अंदर सेट ही होंगे, जैसे फाइव अपने आप में एक सेट ही होता है, या मान लो कि स्मॉल ए बी का एक सेट हमने ले लिया, सपोज ए बी सी का एक सेट हमने ले लिया, इस तरीके से कुछ सेट्स का कलेक्शन, ऐसे आप समझो। सेट की डेफिनेशन क्या थी? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। लेकिन अगर ये मैं बोलूं कि सेट ऑफ सेट्स इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस। अच्छा, ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अब जो अगला कॉन्सेप्ट आने वाला है वहां पे हम इस चीज के बारे में जिक्र करेंगे कि एक ऐसा भी सेट हम पढ़ेंगे जिसके अंदर एलिमेंट्स सेट के फॉर्म में होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम आता है। नेक्स्ट इज सबसेट्स। सबसेट क्या होता है जी? आपने सुना होगा इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर होता है ना, रजिस्ट्रार होता है, सब रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, कांस्टेबल होता है, सब कांस्टेबल होता है। तो जहां पे सब लग गया उसके पास वो पावर है, बट एक लिमिटेड रीजन के लिए, लिमिटेड जोन के लिए। तो मतलब जहां पर सब लग गया है, सब सेट, तो वो अपने आप में एक सेट तो है, लेकिन लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। कहने का मतलब अगर ए और बी दोनों सेट हैं, A and B are two sets in such a way so that every element of A is the element of B. तो हम इसको बोलेंगे A is a subset of B, और इस सिंबल से हम इसको दिखा देंगे। अच्छा सर,
ये सिंबल क्यों आया, इस सिंबल में और इस सिंबल में क्या फर्क है, फिर बी को ए का क्या बोलेंगे, है ना। ये सारी चीजें बात करते हैं। देखो ये जो सिंबल है और ये जो सिंबल है, इसके ऊपर तो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। इसको बोलते हैं बेसिकली ना प्रॉपर सबसेट। क्योंकि जब हम सबसेट की बात कर रहे हैं तो दो तरीके से सबसेट बनेंगे, एक बनेगा प्रॉपर और एक बनेगा इम्प्रॉपर। ठीक है, जो सेट फाई है उसको हम इम्प्रॉपर बोलेंगे, जो सेट खुद है, कुछ जगह पे फाई को और खुद को इम्प्रॉपर बोल देते हैं। तो देखो सिंपल सी बात यह है कि डेफिनेशन की हेल्प से समझे। तो यहां पर आप देखो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो इन तरह के दो केस बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में अवेलेबल है और बी के पास कोई ना कोई ऐसा एक एलिमेंट जरूर है जो उस ए से ज्यादा है। मतलब ऐसे समझो, मैं अगर इसको लैंग्वेज में लिखूं, देखो अब मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखूंगा, फॉर ऑल x belongs to a it implies x belongs to b, है ना। ये जो सिंबल है इसका मतलब है फॉर ऑल। तो ए का जो हर एक एलिमेंट है वो बी में अवेलेबल है, बट देयर एग्जिस्ट, ये जो सिंबल है किस चीज का है जी, देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट y in b such that y does not in a। मतलब ये हुआ कि जो ए के एलिमेंट्स थे वो तो सारे के सारे बी में अवेलेबल थे, लेकिन जो बी के एलिमेंट्स में कोई ना कोई ऐसा एक एलिमेंट मिल गया जो उस ए में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो बी सेट है वो बड़ा है, बराबरी की बात नहीं करता, वो बड़ा है, मतलब वो सुपर सेट है। जब ए इज ए सबसेट ऑफ बी तो ये जो है इसको हम बोलते हैं सुपर सेट और इसको हम बोलते हैं सबसेट, जो छोटा होता है, ठीक है ना, छोटा या बराबर। तो ये सिंबल लगाते हैं और ये जो सिंबल लग रहा है इसका मतलब है कि वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर किसी भी तरह का सबसेट हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तीनों संभावनाएं इसके अंदर शामिल है। तो यहां पर कहने वाली बात यह है कि यहाँ पे डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि x बिलोंग्स टू a दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, मतलब a का हर एक एलिमेंट b के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, नाउ प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट के बारे में बात हो ही गई है ना। प्रॉपर सबसेट के बारे में बात हो चुकी है कि प्रॉपर सबसेट जो होता है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट, सॉरी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, मतलब x a का जो हर एक एलिमेंट है वो b के अंदर अवेलेबल है एंड देयर एग्जिस्ट y इन b सच दैट y इज नॉट इन a। ठीक है, बिलोंग्स का मतलब है कि वो उसमें है या नहीं, ये चीज हम बता रहे होते हैं, राइट। नाउ द इक्वलिटी ऑफ सेट्स इन टर्म्स ऑफ सबसेट, ये क्या है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोर्ड के हिसाब से अगर देखें तो इसमें क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर जेई के हिसाब से देखें तो भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं वहां पर ये काम आता है। ऑप्शंस जब आते हैं ना इस तरीके के, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस तरीके की सिचुएशंस, तो वहां पे हमको और ये इस तरह से हमको प्रूफ करना होगी ये किसी का सबसेट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये काम आता है। कैसे काम आता है देखते हैं। अगर ए बी का सबसेट है एंड, ध्यान रखना मैंने एंड लिखा है, बी जो है वो ए का सबसेट है, ये दोनों चीजें अगर हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर शामिल है और बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर है। इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब है कोई किसी से ज्यादा या कम नहीं है बल्कि दोनों बराबर हैं।
सो इसका मतलब ये है फ्रॉम 1 एंड 2 A इज इक्वल टू B, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन कहती है A इज ए सबसेट ऑफ B, ये क्या कहता है? ये तो कहता है ना कि हर एक एलिमेंट जो A का है वो इंप्लाई करेगा कि वो B का एलिमेंट है, और ये क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट जो B का है वो इंप्लाई करता है कि वो A का है। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट A का B का है, B का हर एक एलिमेंट A का है, तो बात बराबर हो गई। दोनों एलिमेंट्स जब उनके अंदर एग्जैक्टली एलिमेंट्स बराबर हैं तो फिर वो सेट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट। नेक्स्ट इज पावर सेट। अच्छा, नाम से पता चल रहा है पावर, ये पावरफुल है ना। एक फेमस मैथमेटिशियन है जिनकी बुक चलती है, बहुत ही फेमस बुक है, आर डी शर्मा जी। वो लिखते हैं कि पावर सेट बहुत पावरफुल है और इसीलिए इसमें ये 2 रेज़ टू पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, है ना। यहाँ पर अब बात करते हैं पावर सेट के बारे में। नाम से पता चल रहा है पावर सेट मतलब ये पावरफुल है ना। पावरफुल होने का क्या मतलब है जी? पावरफुल होने का मतलब है कि इसके पास पावर है। पावर कहने का जब मैं कहता हूं तो कह रहा हूं कि ये सेट ऑफ सेट्स है, मतलब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेट हैं। और इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। collection of all possible subsets is पावर सेट। अगर कोई सेट ए हमारे पास है 1 2 3, अब आप सोच के देखो कि इसमें कितने सबसेट हो सकते हैं। 5 एक सबसेट होगा, क्योंकि 5 यहां पर जब हम सब यहां पर सेट सबसेट के बारे में जब बात कर रहे थे तो हमने इतनी सारी चीजें तो बात करी, हमने ये भी बात करनी चाहिए कि 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। एक सेट खुद अपना तो हमेशा ही सबसेट होता है, राइट। तो 5 भी इस ए का सबसेट होगा, ये ए भी खुद इसका सबसेट होगा। अच्छा, इसमें 1 2 3 है, अगर मैं सिर्फ 1 कंसिडर करूं तो भी सबसेट हो गया। सिर्फ 2 ले लेता हूं, सिर्फ 3 ले लेता हूं, या 1 2 ले लिया, या सपोज 1 3 ले लिया, या फिर 2 3। तो अब सोच के देखो कि ये कितने सबसेट आए हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 सबसेट्स। तो सबसेट्स का जो कलेक्शन है, मतलब सबसेट्स के बाहर भीतर आगे पीछे बस आपको करली ब्रैकेट लगा देना है, तो वो हो गया है अपना क्या? पावर सेट। इसको हम पी ऑफ ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने यहां पर लिखा ये कुछ और नहीं है बल्कि क्या है? पी ऑफ ए है, ठीक है जी। अगर आपसे बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ए के अंदर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेट, पावर सेट, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे आगे, डोंट वरी। ओके, नाउ द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में अगर बात करें तो जिस भी स्टडी में या जिस भी क्वेश्चन में हम डिफरेंट डिफरेंट सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन सब में जो सबसे बड़ा सेट है उसको हम बोल रहे हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब ए सुपर सेट ऑफ ऑल सेट इज द यूनिवर्सल सेट। ओके, तो यूनिवर्सल सेट जो होगा
इज सुपरसेट ऑफ ऑल सेट। जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में हमने बोला कि ए जो है वो 1 2 3 है, बी बोल दिया सपोज 2 5 7 है। इस तरीके से हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रियल नंबर है या जो नेचुरल नंबर है या जो होल नंबर है, ये यूनिवर्सल सेट की भूमिका में रहेंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि इनमें कौन सा फिक्स है कि वही यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब जो इन सभी को कंबाइंड कर ले रहा है वो यूनिवर्सल सेट है, कहने का मतलब। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं वेन डायग्राम पे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं ना बेटा, तो एक जो मैथमेटिशियन रहे हैं जॉन वेन, उन्होंने ये चीजें दी हैं। और वो ये कहते हैं कि जो ये है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स। मतलब आप यूनिवर्सल सेट को एक स्क्वायर से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? एक स्क्वायर से दिखाएंगे या रेक्टेंगल से दिखाएंगे, जबकि किसी सेट को आप एक सर्किल से दिखाएंगे। जैसे मान लेते हैं हमको ये शो करना है कि आप ए यूनियन बी बताओ। मान लेते हैं कि हमको ये बात करनी है कि ए के अंदर 1 2 3 4 5 है, और एक सेट है बी जिसके अंदर 1 2 3 है, और एक सेट है सी जिसमें कि 2 और 5 है। और हमको सपोज इसको एक वेन डायग्राम की फॉर्म में बताना है। तो हमने एक सबसे पहले एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना दिया जिसके अंदर ये सभी समाहित हो जाएंगे। ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक। अब 3 डिफरेंट डिफरेंट सेट दिए गए हैं, तो सपोज ये पहला सेट हम अज्यूम करते हैं जिसमें कि 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। एक दूसरा सेट है जिसमें 1 2 3 है, तो मतलब 1 2 3 ये सारे के सारे एलिमेंट तो इसी का एक पार्ट है। इसका मतलब जो सेट बी रहा होगा वो कहीं ना कहीं इसके अंदर ही रहा होगा। 1 2 3, राइट। और यहां पर 4 एंड 5। और जो थर्ड सेट है वो क्या है? थर्ड सेट जो है वो है, यस यस, 2 5। तो मतलब वो 2 और 5 को कलेक्ट कर रहा होगा। तो उसको हम सर्किल के फॉर्म में दिखाएंगे जो 2 और 5 को कलेक्ट करेगा। तो यहां पर आप देखो कि ये जो आप देख रहे हो कि एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी आप बनाएं, जिस तरीके से अभी हमने रेक्टेंगल बनाया है। और यहाँ पर आप देखो कि 1 2 3 4 5 हमने लिखा था क्योंकि ए सेट में 5 था, तो हमने ए के अंदर 5 लिखा। अब बी सेट में 1 2 3 दिया हुआ था, तो 1 2 3 हमने यहाँ पे लिख दिया एक अलग सेट बना करके। तो इसका मतलब यहाँ से एक रिजल्ट हमें मिल रहा है कि बी जो है कहीं ना कहीं सबसेट है ए का। अच्छा, 2 और 5 सी का हिस्सा थे। तो हमको यहाँ से ये भी पता चल रही है कि जो सी है वो भी ए का सबसेट है। मतलब सी जो है वो भी ए के अंदर ही समाहित हो जा रहा है एक तरीके से, राइट। सो नाउ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने सेट्स के बारे में बात करी, उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे कि सेट का जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो जो पहला ऑपरेशन है दैट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन जो होता है ना उसको दिखाते हैं इस तरीके से कुछ, और इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसका मतलब है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब या तो वो ए में होगा या वो बी में होगा। मतलब दो सेट अगर हमारे पास है तो वो किसी ना किसी एक सेट के अंदर अवेलेबल एलिमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ए हमारे पास सपोज है 1 2 3 4 5,
और बी हमारे पास सपोज है 2 4 6। ठीक है, तो ए यूनियन बी जब हम बोलेंगे तो अब मुझे बताओ 1 ए या बी में से किसी एक में है, यस। 2 ए या बी में से किसी में है, यस। 3 दोनों में से किसी एक में है, यस। 4 दोनों में से किसी एक में है, यस। 5 किसी में है, यस। 6 किसी में है, यस। आंसर मतलब दोनों का एक तरीके से यूनियन ले रहे हैं हम, राइट। नेक्स्ट आएगा हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम एक तरीके से बात कर रहे हैं कॉमन एलिमेंट्स के बारे में। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं और इसकी जो डेफिनेशन रहेगी x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो जब यहां हम एंड लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो a एंड b दोनों में होना चाहिए। मतलब अगर एग्जाम्पल की हेल्प से समझें तो सपोज a है मेरे पास 1 2 3 4 5 और b हमारे पास है सपोज 2 4 6 और हम देखें कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा, तो आप मुझे बताओ क्या होगा। यहाँ पे देखो पहला जो है उसके अंदर 1 2 3 4 5, राइट, और दूसरा जो है उसमें 2 4 एंड 6। तो यहाँ पर जो दोनों का इंटरसेक्शन है मतलब जो कॉमन पार्ट है उसमें सिर्फ 2 आएगा और 4 आएगा। ओके, सो नाउ द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि a माइनस बी, या फिर इसको हम कहते हैं a ऐसे बैकस्लैश बी, इससे भी दिखा सकते हैं। और ये बेसिकली होता क्या है कि हम a के साथ b का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आगे अपने स्लाइड में पता चलेगा, वहां पर ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी। अच्छा, मैं कुछ भी जब पढ़ा रहा हूं तो अगली स्लाइड की कोई चीज अगर आ रही है तो मैं उसको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका एक इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए। इंटरेस्ट बिल्ड करना एक टीचर का काम है। आज गूगल के जमाने में, चैट जीपीटी के जमाने में टीचर से पढ़ना एक अपने आप में एक चैलेंज है, और टीचर को पढ़ाना, टीचर जब पढ़ा रहा है तो वो अपने आप में उससे भी बड़ा चैलेंज है ना। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई, उसमें देखा कि जो बच्चों का जो रिटेंशन पावर है वो घट करके 6.25 सेकंड समथिंग रह गया है। मतलब हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में टीचर को उल जलूल कमेंट करने पड़ते हैं, कोई शायरी। अब शायरी अगर मीनिंगफुल है, शायरी में अगर मोटिवेशन है, शायरी में अगर कोई अच्छी बात है, क्योंकि देखिए शायरी के बारे में ना एक बात है कि जो व्यक्ति मानवीय हृदय रखता है, भावनाओं संवेदनाओं को समझता है, कविता करता है, बहुत प्यारी चीज है। लेकिन ये ट्रक छाप या जो फर्जी शायरी जिसमें वल्गैरिटी या चीप तरीके के शब्द होता है, इस तरीके की हरकत लोग करते हैं अपने आप को वायरल ले जाने के लिए, व्यूज पाने के लिए, तो वो चीज मुझे नहीं लगता कि कोई एथिकल प्रैक्टिस है ना। और आप लोगों को भी वो एक तरीके से ना भटका रही है, डिस्ट्रैक्शन कर रही है। ऑनलाइन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें अवेलेबल हैं, कंटेंट में है, लेकिन हो क्या रहा है कि डिस्ट्रैक्ट हो करके हम ऐसी चीजों की तरफ चाहते या ना चाहते हुए चले जाते हैं जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और वो चिंता का विषय है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप करेंगे। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं a माइनस बी, तो इसका मतलब है कि बी के जो एलिमेंट है ना वो ए में से हटा दीजिए। अच्छा, बी के एलिमेंट ए में से कैसे हटेंगे? इसका मतलब है कि जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट है ना वो हम ए में से हटा रहे हैं। मतलब ए में से हम कॉमन एलिमेंट्स हटा रहे हैं जो ए और बी दोनों के हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से समझें अगर, तो ए अगर हमारे पास है 1 2 3 और बी अगर हमारे पास है 2 4 5 या 2 4 6 जो भी, तो ए माइनस बी का मतलब ये है कि 1 2 3, तो यहाँ पे कॉमन तो 2 था तो 2 हटा दो, सो सिर्फ 1 और 3 बचेगा। और अगर बी माइनस ए बोला जाएगा तो इसका मतलब है कि सिर्फ 2 हटाना था तो 4 5 बचेगा। ठीक है, और हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे
कि a माइनस बी और b माइनस ए जो होता है, इनका इंटरसेक्शन फाई आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है, यस, फिर से मैं एक वर्ड बोलूंगा इंटरेस्ट बनाने के लिए, ये आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट है। मतलब डिसजॉइंट तब बोलते हैं जब दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो, मतलब इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ना आ रहा हो, कॉमन ही ना हो, दोनों अलग अलग है। ठीक है, उसका जो वेन डायग्राम है ना, वो कुछ इस तरीके से बनता है कि कोई आपस में कॉमन एलिमेंट नहीं है, जबकि कॉमन के बारे में ये बताते हैं कि इस तरीके से बनता है। ओके, अभी एक बार देख लेते हैं, पहले एक बार हम थोड़ा सा फास्ट चलते हुए प्रैक्टिस करते हैं डेफिनेशन की, फिर एक बार वेन डायग्राम भी देखेंगे सबका, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, इन सबका। ठीक है, एक ही साथ देख लेंगे। ओके, नाउ द सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं डेल्टा के फॉर्म में, या ट्राइंगल डेल्टा जो आप बोलना चाहो। a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ठीक है, अभी जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि a माइनस बी हमने निकाल लिया, b माइनस ए निकाल लिया, तो क्या हम इनका यूनियन भी निकाल सकते थे क्या? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए अगर कर देते तो हमारे पास आता 1 3 4 5। ठीक है, तो वो हमारा एक तरीके से सिमेट्रिक डिफरेंस होता। ठीक है, तो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास a है 1 4 5 और b सपोज हमारे पास है 2 3 6। तो हमारे पास जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 1, पहले a माइनस बी निकाल लेते हैं ना, अलग अलग करेंगे इसको। सबसे पहले हम a माइनस बी निकालेंगे और फिर यूनियन ले लेंगे b माइनस ए। तो यहाँ पर आप देखो कि जो a माइनस बी जब हम निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट माइनस करेंगे, लेकिन इसमें कॉमन तो है ही नहीं, तो ये 1 4 5 ही आ गया डायरेक्ट, और यहाँ से 2 3 6 क्योंकि कॉमन है नहीं। सो 1 2 3 4 5 6, दिस इज द symmetric difference of a and b, right? Now the disjoint set और pair wise disjoint set, जब हम डिसजॉइंट की बात कर रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि दो सेट आपस में डिसजॉइंट होंगे अगर उनका इंटरसेक्शन फाई है, मतलब उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट अगर नहीं है, राइट? अच्छा, पेयर वाइज डिसजॉइंट कब बोलेंगे? पेयर वाइज डिसजॉइंट तब बोलेंगे जब उनका इंटरसेक्शन फाई हो फॉर ऑल आई एंड जे। मतलब हर एक के साथ, जैसे अगर तीन सेट है A1 A2 A3, इनको हम पेयर वाइज डिसजॉइंट कब बोलेंगे? जब A1 इंटरसेक्शन A2, A1 इंटरसेक्शन A3, A2 इंटरसेक्शन A3, ये तीनों फाई हैं, एंड, और कंडीशन नहीं, एंड, तब इनको बोलेंगे हम पेयर वाइज डिसजॉइंट। एक भी अगर इसमें से कोई कंडीशन मीट नहीं हुई तो हम उसको फिर पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट पे चलने से पहले हम एक बार क्या करते हैं ना, थोड़ा सा फास्ट सबका वेन डायग्राम देखते हैं। यूनियन का जो वेन डायग्राम होता है वो होगा कुछ ऐसा कि एक रेक्टेंगल हमारे पास बनाया जो कि यूनिवर्सल सेट को दिखाएगा, एक सेट ए है, एक सेट बी है। तो यूनियन जब हम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि सेट ए भी हमने ले लिया कंप्लीट, और बी भी ले लिया, और उनका कॉमन पार्ट भी ले लिया। सो दिस इज नथिंग बट ए यूनियन बी, राइट? जब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले मान लो कि हमने ये यूनिवर्सल सेट बना दिया, हमने सेट ए बनाया, सेट बी बनाया। जब हम कॉमन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो सेट हैं उनका कॉमन पार्ट, तो मतलब सिर्फ ये वाला एरिया, तो इसको हम बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस को कैसे दिखाएंगे? देखिए, सपोज हमने ये यूनिवर्सल सेट बना दिया, ये सेट ए हमारे पास और ये सेट बी। ठीक है, हम इसको दो बार बनाएंगे क्योंकि एक बार हम a माइनस बी बनाना चाहते हैं, एक बार b माइनस ए। तो ये a हमारे पास, ये b हमारे पास है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हमने बना रखा है।
अच्छा, जब मैं बोलता हूं a माइनस बी, तो a माइनस बी जो है ना एग्जाम में ओनली a के नाम से भी आ सकता है। जब a बोला तो ये कंप्लीट a है, जब बोला ओनली a तो मतलब सिर्फ ये वाला हिस्सा, और ये कुछ और नहीं बल्कि इस कंप्लीट a में से आपने ये वाला कॉमन पार्ट हटा दिया, तभी तो आया। तो ये है ओनली a, इसको हम ओनली a भी बोल सकते हैं, a माइनस बी भी बोल सकते हैं, या फिर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, या a माइनस a इंटरसेक्शन b भी बोल सकते हैं, जो आपका मन करे। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है। तो b माइनस a का मतलब होगा ओनली b, सिर्फ ये वाला हिस्सा, राइट। नेक्स्ट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस अगर हम वेन डायग्राम बनाना चाहें इसका तो कैसे बनेगा, ये यूनिवर्सल सेट बना दिया सपोज, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। तो यूनिवर्सल सेट और सेट ए और सेट बी बनाने के बाद ये हमने बनाया। सिमेट्रिक डिफरेंस कहता है जी कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का आपको यूनियन लेना है, मतलब सिर्फ ए और सिर्फ बी का यूनियन। ये वाला एरिया हो जाएगा, राइट। ये डिसजॉइंट के बारे में हमने बात करी। अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट पे। तो कॉम्प्लीमेंट ये कहता है, इसको ए रेस टू पावर सी या ए की पावर डैश इससे दिखाता है, ठीक है। ए डैश या ए रेस टू पावर सी से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसका मतलब ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट का कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं हो। फिर से समझे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से अगर हम ए के एलिमेंट्स को हटा दें तो जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट होंगे। यानी ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यूनिवर्सल माइनस ए। अब माइनस मतलब डिफरेंस को हम चाहे u माइनस ए लिखें या u माइनस ए इंटरसेक्शन u लिखें, ठीक है, जैसे आपका मन करे। अब ये तो लॉजिक नहीं लग रहा है इसमें मुझे कुछ। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जब आप यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, यूनिवर्सल में तो सारे ही एलिमेंट होते हैं, मतलब वो सबका सुपर सेट होता है। अब उसके साथ आप जब इंटरसेक्शन कर रहे हो तो जो छोटे वाला सेट है ना वो रिजल्ट आता है हमेशा, ठीक है। किसी के साथ भी अगर फाई का इंटरसेक्शन हो गया तो फाई आता है, किसी का अगर खुद के साथ इंटरसेक्शन या यूनियन हुआ तो वो खुद ही आता है, ठीक है। उसके अलावा अगर यूनियन यूनिवर्सल के साथ यूनियन हो गया तो जो बड़ा सेट है वो आएगा। फाई के साथ अगर किसी भी सेट का यूनियन हुआ तो वो सेट खुद आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी, आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और जो अपने को, एक बात मैं एक अनाउंसमेंट छोटा सा करना चाहता हूँ। अगर आपको इन वीडियो लेक्चर के दौरान, देखिए मैं बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के नेचुरल तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि आप मेरे सामने बैठे हैं, बट फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई चैलेंज आता है, आपको अगर लगता है कि हमें कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज ऐसी है जहां पर हमें ज्यादा एम्फसाइज करके बताना चाहिए था, वो मिस हो गया या थोड़ा सा स्पीड में हमने करा दिया, सो प्लीज डोंट हेजिटेट, आप कमेंट करिए, मुझे रीच आउट करिए, ठीक है। आप तो जेन जी जनरेशन के लोग हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि कैसे कहाँ पे रीच आउट करना है, ताकि आप तुरंत आपका जो सॉल्यूशन है आंसर है मिल जाएगा। जैसे ही मेरे पास आपका कंसर्न, आपकी क्वेरी, आपका फीडबैक, आपका रिस्पॉन्स आएगा, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ज़्यादा बच्चों का अगर आता है तो वो ज़्यादा इजी होगा, ज़्यादा आसानी से मैं ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख के बना दूंगा उसको, ठीक है। बट अगर एक दो बच्चे का है और वो जहाँ पे मुझे अप्रोच कर रहे हैं, मैं वहीं पर ट्राई करूंगा कि उसको रिस्पॉन्ड कर सकूं, ठीक है। सो नाउ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। जैसे कि कोई सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो सेट खुद आ जाता है वापस। अगर एक सेट और दूसरे सेट का सम है और उसका कॉम्प्लीमेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट का सम कर दो, ठीक है।
माइनस है तो भी यही प्रॉपर्टी काम करेगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। उसके अलावा फाई का कॉम्प्लीमेंट अगर आप करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फाई आ जाएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज बेसिकली डिमोर्गन्स लॉ। डिमोर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपने किया तो वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किया तो वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। बोर्ड में तो इसको प्रॉपर सबसेट वाले तरीके से वेरीफाई करना होता है। नाउ द कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात होती है किसी भी सेट में तो हम उसको n से डिनोट कर रहे होते हैं। n ऑफ a का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट बेसिकली, राइट। अच्छा, कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जैसे कि n ऑफ a यूनियन b। अब आप सोच के देखो कि अगर हमारे पास एक वेन डायग्राम है और उसमें हमारे पास सपोज हम a और b के बारे में ही यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं, सपोज दिस इज a, दिस इज b। अब आप सोच के देखो कि ये वाला जो पार्ट है ये तो सिर्फ a है, राइट, ओनली a। ये वाला जो बीच का पार्ट है दिस इज a इंटरसेक्शन b, और ये वाला जो लास्ट का पार्ट है दिस इज ओनली b, राइट। मुझे अगर a यूनियन b का नंबर्स बताने हैं तो मुझे क्या बताना पड़ेगा कि n ऑफ a। अच्छा, n ऑफ a जब मैंने बोला तो इसमें ओनली a प्लस ये क्या दोनों आ गए? यस और नो? यस और नो? यस, क्योंकि n ऑफ a बोला ना कि n ऑफ ओनली a। वो बताऊंगा आगे चल के। n ऑफ ओनली a अगर कहीं लिखा गया है इसका मतलब है कि n ऑफ a में से आपने n ऑफ a इंटरसेक्शन b को हटा दिया है। यही तो डेफिनेशन थी ना। n ऑफ a माइनस b का क्या मतलब था कि n ऑफ a में से हमने कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। n ऑफ b माइनस a की अगर बात करें तो इसका मतलब है n ऑफ b में से आप n ऑफ a इंटरसेक्शन b को माइनस कर रहे हो। तो यहां पर आप सोच के देखो कि जब हम n ऑफ a यूनियन b की बात करते हैं तो n ऑफ a के अंदर दोनों आ चुके हैं वो बाय डिफॉल्ट, प्लस n ऑफ b, तो माइनस करना पड़ेगा a इंटरसेक्शन b को। नहीं आया समझ? नहीं आया? फिर से समझते हैं। कुछ लोगों को समझ आ गया होगा लेकिन जिन लोगों को नहीं आया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। n ऑफ a यूनियन b का मतलब है ओनली a, तो ओनली a का तो नंबर ऑफ एलिमेंट ये था, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b, प्लस ओनली b, तो ओनली b के लिए ये था n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो अब आप सोच के देखो कि ये माइनस और ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इसको याद रखने का जो तरीका है बहुत ही शानदार तरीके से हम याद रखेंगे, और शानदार तरीका ये है कि जब दो हैं यहाँ पर तो पहले n ऑफ a आया, फिर n ऑफ b आया, और फिर n ऑफ a इंटरसेक्शन b आया। कहेंगे सर शानदार क्या है? बेटा शानदार ये है कि जब तीन का आएगा तो कैसे याद रखोगे? अल्टरनेट चल रहा है साइन, ठीक है। यहाँ पे दो का था तो एक का प्लस दो का माइनस, यहाँ पे तीन है, एक का प्लस फिर दो का माइनस फिर तीन का प्लस। ठीक है, तो n ऑफ a n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस दो का कैसे चलेगा? a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c, प्लस अब तीन का कैसे चलेगा? a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, ऐसे चार पांच सबका आ जाएगा, लेकिन हमारे जेई के लिए टू और थ्री का ही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है इक्विवेलेंट सेट की। अब ये वो चीज आ गई है जो सबसे पहले हमने बात करी थी, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में फर्क किस बात का है?
इक्वल सेट्स कहता था कि उसके जो अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और जो अंदर एग्जैक्टली एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट ये कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ही सिर्फ इक्वल हो, अंदर एलिमेंट इक्वल हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इक्विवेलेंट सेट कार्डिनलिटी ऑफ सेट पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जबकि इक्वलिटी सेट्स उसके अंदर एलिमेंट है क्या क्या उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, तो हम बोलेंगे कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, now there are some examples for the practice purpose so that your concepts will be very clear. Okay, so in this example, if x and y are two sets such that n of x is equal to 17, n of y is equal to 23 and n of x union y is equal to 38, तो हमें n of x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। ठीक है, n यहाँ पे मिस हो गया। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास n ऑफ x गिवन है 17, ठीक है, n ऑफ y गिवन है 23, n ऑफ x यूनियन y गिवन है 38। तो n x यूनियन y का फॉर्मूला क्या होता है जी? n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ से n ऑफ x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा? इसको इस तरफ ले आएंगे राइट साइड में और इसको ले जाएंगे उधर, इसको लेफ्ट साइड में उसको राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा n ऑफ x मीन 17, n ऑफ y दैट इज 23 एंड ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 38। तो यहाँ से कितना हो गया? 17 प्लस 23 कितना होता है? 40 माइनस 38। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट द यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी सेट आपको दिया हुआ है 2 4 6 8 एंड सी सेट आपको दिया हुआ है 3 4 5 6। आपको ये डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करके बतानी। तो फर्स्ट देखो, ए कॉम्प्लीमेंट बताना है। ए कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। तो यहां पर था 1 से लेकर के 9 तक और ए सेट हमारा था 1 2 3 4, तो हमने इसको माइनस कर देना है। 1 2 3 4 हटा देंगे तो बचेगा क्या? 5 6 7 8 9। सेकंड देखो, हमें चाहिए बी डैश मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि हमें बी जो सेट है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना। बी है हमारा 2 4 6 8, माइनस कर देंगे तो 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा। थर्ड देखिए, सी 3 4 5 6 दिया है और हमको ए यूनियन सी का डैश चाहिए। अच्छा, दोनों तरीके हैं, पहले ए यूनियन बी निकालो, सॉरी, पहले ए यूनियन सी निकालो और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, या फिर पहले इसमें डिमोर्गन लॉ लगा दो, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो पहले ए डैश निकाल चुके हैं, सी डैश निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। ठीक है, इसी बहाने हम वेरीफाई भी कर लेंगे। ठीक है, तो जब इस अप्रोच से चलते हैं तो पहले ए और सी का यूनियन बताओ। ए है 1 2 3 4, सी है 3 4 5 6, तो ए यूनियन सी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और इसका जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 से 6 तक तो माइनस कर देना है, सिर्फ 7 8 9 आएगा इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो। ठीक है, जगह कम है, आप कंफ्यूज ना हो कि मैं लिख के आ रहा हूँ। ए यूनियन सी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आ जाएगा? 7 8 9 ओनली। यहाँ पर देखो, सिर्फ हमको सी डैश निकालना है, तो सी डैश मतलब सी हटा देना है यूनिवर्सल में से। सी क्या है? 3 4 5 6, तो 1 2 फिर 3 4 5 6 हट जाएगा, बचेगा 7 8 9। और अब देखो, ये हमारा था ए डैश और ये है सी डैश,
दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट आप जब ध्यान से देखोगे तो 7 8 9 ही दिखेगा। और यहाँ पे देखो ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ए यूनियन सी का होल डैश इक्वल टू द ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, मतलब दिस इज द डिमोर्गन्स लॉ। तो इसको हम एक तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है इसमें हमने बात करी है ए यूनियन बी के डैश की। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे ए यूनियन सी का होल डैश हुआ है। एक बार आप इसको ट्राई करो और इसका जो भी आपका आंसर आएगा एक बार कमेंट योर आंसर। आप अपना आंसर अभी कमेंट करके बताओ, मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा रिजल्ट आएगा फिर आप भी खुश हो जाओगे, आपका गांव मोहल्ला समाज सब खुश हो जाएंगे, आपके गांव में बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, आपके जो भी क्षेत्र का नाम होगा इस क्षेत्र का लड़का लड़की बना इंजीनियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बात हो रही है ए डैश का डैश, ठीक है जी। इसका क्या मतलब है, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस से खुद ही आ जाता है, प्रॉपर्टी है। लेकिन आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो। ए है 1 2 3 4, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके एलिमेंट को अपने को क्या कर देना है जी, हटा देना है। तो 1 2 3 4 हटा दिया तो ये कॉम्प्लीमेंट तो ये आ चुका था, अब हमने फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो मतलब यूनिवर्सल में से फिर से हटा देना है ये 5 6 7 8 9। तो बचेगा क्या, वही बचेगा ना 1 2 3 4, और वो कुछ और नहीं बल्कि खुद सेट है, ठीक है जी। नेक्स्ट है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब है, पहले बी माइनस सी निकाल लो फिर कॉम्प्लीमेंट कर लो, या फिर पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालो सी कॉम्प्लीमेंट निकालो, दोनों को माइनस कर दो, एक ही बात। तो बी का कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, सी का कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, दोनों का माइनस करोगे तो क्या आएगा। माइनस करने का मतलब है कि दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है उसको माइनस कर दो पहले वाले में से। पहले क्या लिखा है बी, उसमें से 1 कॉमन था हटा दिया, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 कॉमन था हटा दिया, 9 हटा दिया। सो सिर्फ आया 3 और 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि कोई एक ग्रुप है जिसमें 65 पीपल है, टोटल कितने पीपल दिए हुए हैं 65। 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक both cricket and tennis. So now how many like tennis only and not cricket? How many like tennis? आप समझो क्वेश्चन क्या है। यूनिवर्सल सेट दिया 65, मतलब कि ओवरऑल जो उसमें यूनियन बोलो उन सब का मिला के, मतलब टेनिस और क्रिकेट का यूनियन एक तरीके से हमको 65 दिया हुआ है, ठीक है, यूनिवर्सल दिया हुआ है। बट यूनियन को ही हम एक तरीके से यूनिवर्सल कंसिडर कर लेंगे अगर वहां पर कोई एक्सप्लिसिट कोई चीज नहीं दी हुई है तो, ठीक है। उसके अलावा क्रिकेट पसंद है जी 40 लोगों को, क्रिकेट एंड टेनिस पसंद है 10 लोगों को। कितने लोगों को टेनिस पसंद है, क्रिकेट नहीं पसंद है। तो टी इंटरसेक्शन सी डैश बोलो या फिर ओनली टी बोलो, बात तो वही थी, या फिर टी में से हमने सी माइनस कर दिया, अब ये बोलो। और नेक्स्ट हमको फाइंड करना है एन ऑफ टी। तो जब हम एन ऑफ टी माइनस सी फाइंड करना चाहते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी का। अब सवाल ये आया कि यहाँ पे एन ऑफ टी की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब एन ऑफ टी भी तो हमको चाहिए, और एन ऑफ टी निकालने के लिए हमें इन तीनों वैल्यूज की यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है जी, एन ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो देखो हमने रखा है यहाँ पे 65, एन ऑफ सी दैट इज 40, एन ऑफ टी हमको फाइंड करना है, और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी दोनों का कॉमन क्या है 10, ये माइनस है यहाँ, ठीक है। तो 40 में से 10 गया 30,
और 30 जब उधर से चला जाएगा तो हमारे पास n ऑफ टी बचा 35। तो हमारे पास n ऑफ टी आ चुका है 35। कितना आया? 35। तो अब ये हमारे पास n ऑफ टी माइनस सी निकालना बेहद आसान हो गया है। आप 35 में से माइनस कर देंगे किसको? दोनों के कॉमन को, मतलब 10 को। तो कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, तो दोनों आंसर इस क्वेश्चन से इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा ए एंड बी आर टू गिवन सेट, हमको फाइंड करके बताना है ए इंटरसेक्शन और फिर ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये है ए के साथ इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। अच्छा, यहाँ पे तो डिमॉर्गन लॉ लग जाएगा। ए का इंटरसेक्शन और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। अच्छा, आप सोच के देखो, ये जब इंटरसेक्शन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बोलो यस और नो। अच्छा जी, यहाँ पे देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आएगा? फाई आएगा। भाई ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से वो सारे एलिमेंट हमने माइनस कर दिए जो उस ए में थे, तो उसका जब कॉम्प्लीमेंट के साथ में हम इंटरसेक्शन लेने जाएंगे तो कुछ आएगा ही नहीं। एक कह रहा है कि ए, एक कह रहा है कि ए को छोड़ के सब, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो कुछ नहीं रहा, फाई। अब यूनियन किया ए, इसका यूनियन किया किसके साथ? ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। और यूनियन है यहाँ पर एम्प्टी है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, इसमें हमें बोल रहा है कि द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3। अच्छा, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उसके नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में बात नहीं हुई थी, है ना। नंबर ऑफ सबसेट्स तो उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं पावर सेट में। 2 रेज टू पावर n होते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। अब ये n क्या है? जिस सेट के बारे में बात कर रहे हो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट। लेकिन अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, तो जब आप प्रॉपर सबसेट्स की बात करोगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहां पर 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1, सो 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1 जब करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस 1 दैट इज 7। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।